Good morning, dear students. Now, today we'll continue with the chapter, especially on the next point of your lesson, that is, what do you mean by executive? 9th standard SS, chapter number 10, organs of government, in which we will study the details about what do you mean by executive? Who is executive? Now, the most efficient, who is liable, and who can produce the powerful effect, and the central organ which is working at the central government, and that is the central organ of the government is the executive. ये सबसे important organ होता है जो executive कहलाता है and which is working at the central level. Union executive means at central government. यूनियन एग्जीक्यूटिव किसे कहलाता है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करता है, पॉलिटिकल फील्ड में हो सकता है. एग्जीक्यूटिव कंप्राइजिंग, इवन देयर इज एन एग्जीक्यूटिव कंप्राइजिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड ब्यूरोक्रेट्स. एग्जीक्यूटिव्स में ये सब लोग होते हैं. इनमें दो प्रकार है, एक जो हम चुनकर लाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, और ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है एग्जीक्यूटिव का. उसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें पॉलिटिकल लीडर्स और वो एग्जीक्यूटिव्स होता है जिनमें एडमिनिस्ट्रेशन रखने की कामगिरी प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और उनके नीचे काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स, ऑफिशियल पर्संस. ना, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स दो प्रकार के, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं. एंड इवन द एम्प्लॉयज, ओके, जो भी काम करने वाले व्यक्ति होते हैं जिनको वहां पर जॉब दी जाती है, एम्प्लॉयज होते हैं, वो आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द पीपल. ये डायरेक्टली लोगों के संपर्क में होते हैं. द पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर वर्क. लोग इनकी कामगिरी से काफी खुश होते हैं या असरदायक होते हैं. दैट इज इन्फ्लुएंस्ड, कैसा काम करेंगे, क्या करेंगे. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट्स द लॉज फ्रेम्ड बाय द लेजिस्लेचर. एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? लेजिस्लेचर में जो नियम बनाए जाते हैं इनको लागू करना, इंप्लीमेंट करना. The executive implements the laws framed by the legislature. But on the other hand, the administrative executive carries out the work of implementing the policies. और इनको लागू करने के लिए जो जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो वो होती है किसके ऊपर? एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर. ये आखिर होता क्या है सर? ये आपके दिमाग में सवाल उठेगा. यूपीएससी की यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम देने के बाद जो आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं या जो ऑफिसर्स बनते हैं, इन सबको एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं. और ये काम क्या करता है? जो भी पॉलिसी लेजिस्लेचर में बनती है किसके द्वारा? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. सर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं? जिनको हम चुनकर लाते हैं लोकसभा में, वोटिंग डालकर, मंत्री से लेकर सब कुछ प्रेसिडेंट तक जो चुनकर आते हैं, और इनकी जो टीम बनती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये सब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं. और उसी तरह से जो एग्जाम पास होकर आईएएस या ऐसे अनगिनत प्रकार की जो पोस्ट है, इनमें जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, दे आर ऑल कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स. अब एक तरफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स इंप्लीमेंट द लॉज फ्रेम्ड बाय द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव का काम होता है. तो इसलिए जब ये नियम बनाया जाता है तो वो नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स के पास पहुंचाया जाता है, एंड देन ही इंप्लीमेंट्स द पॉलिसीज, देन द डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड इवन द प्लानिंग डन बाय द गवर्नमेंट, कीपिंग इन व्यू द एस्पिरेशन एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल. और गवर्नमेंट जो भी प्लानिंग होती है, व्हाट एवर प्लानिंग्स आर डन बाय द गवर्नमेंट, कंसिडरिंग देम और कीपिंग इन व्यू, इनको ध्यान में रखते हुए उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, उनका एस्पिरेशन क्या है, उनकी इमोशंस क्या है, किस बात को लेकर लोग बदलाव चाहते हैं, ये सब लागू करने का काम एग्जीक्यूटिव्स करते हैं.
अब दोनों के बीच का जो फासला है वो भी क्लियर कर लो। द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चेंजेस, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है वो हर 5 साल के बाद गवर्नमेंट बदलती है, और इफ द पावर इज गिवन अप, या तो फिर उन्होंने सत्ता छोड़ दी तो वो लोकसभा में चुने गए जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो एक तो 5 साल के लिए या तो 5 साल के पहले अगर सत्ता छोड़ दी तो ये चेंजेस करने का काम जो चेंजेस आने का काम जो होता है 5 साल या 5 साल के पहले, उनको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं। Whereas the administrative executive is formed by permanently appointed bureaucrats. एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं? इनकी टीम बनाई जाती है, फॉर्म किए जाते हैं बाय द परमानेंटली अपॉइंटेड ब्यूरोक्रेट्स। परमानेंटली इनको सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब दी जाती है, एंड हेंस इट इज परमानेंट। इनका कोई स्पेसिफिक 5 साल या 10 साल का पीरियड नहीं होता है, जब तक रिटायरमेंट की डेट नहीं होती है तब तक ये काम करते हैं। However, the retirement age of the administrative bureaucrats, लेकिन फिर भी अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग जो ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, जैसे आईएएस ऑफिसर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेट्स है, ओके, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेट है। इन सबकी जो एज लिमिट होती है रिटायरमेंट की अलग अलग होती है, इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स। डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट एज ग्रुप में, किसी को 58 में, किसी को 60 में, किसी में 62, किसी को 64 भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द स्टेट्स। बिफोर देयर रिटायरमेंट, उनके रिटायरमेंट के पहले, इफ दे मिसबिहेव, ऐसा नहीं कि उनको नहीं निकाला जा सकता, अगर उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है और शोज लैक ऑफ एफिशिएंसी टू वर्क, या काम करने की उनकी जिम्मेदारी से वो भाग रहे हैं, या फिर एफिशिएंट नहीं है, लायबल नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, they can be removed from their post after following prescribed inquiry procedure. इनको जो भी उनके लिए इंक्वायरी प्रोसीजर होती है वो इंक्वायरी की प्रोसीजर पूरी होने के बाद उनको उनके पोस्ट पे से हटाया जा सकता है ना। द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आर द मेंबर्स बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होता है ये मेंबर्स होते हैं जिनको हम अलग अलग जो पार्टीज है उनको वोटिंग डालकर जो चुनकर लाते हैं हम। हर एक राज्य में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और अलग अलग चुनकर आती है, उनमें बहुमत सिद्ध होता है और वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स अलग अलग पार्टी के हो सकते हैं। देयर मेन क्वालिफिकेशन इज टू गेट इलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल ऑनेस्टी टू द पार्टी, पब्लिक चॉइस एंड पब्लिक ओपिनियन। इनको चुनकर हम लाते हैं, इनका क्वालिफिकेशन किस आधार पर हम इनको चुनकर लाते हैं? They are elected on the basis of their individual honesty. कितना ईमानदार व्यक्ति है, ओके, पार्टी के लिए कितना ईमानदार है, पार्टी से कोई दगाबाजी तो नहीं की है। पब्लिक की चॉइस क्या है, कोई भी हो सकता है, पब्लिक अचानक कोई भी काया पलट कर सकती है। एंड पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक का ओपिनियन क्या है। बल्कि दूसरी तरफ वेयर एज एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव रिक्वायर्स, लेकिन बेचारे दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव जो बनता है उसको अगर एग्जीक्यूटिव बनना है तो ही रिक्वायर्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, कम से कम ग्रेजुएट होता है, फिर उसके ऊपर क्या अच्छी पढ़ाई भी होता है, क्वालिटी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, एज वेल एज पासिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास किया होना चाहिए। जैसे कि यूपीएससी के एग्जाम के अंदर जो अलग अलग पोस्ट होती है वो एग्जाम पास होनी चाहिए। एंड देन आफ्टर दैट he or she is appointed permanently as a administrative bureaucrat। शायद आपको अभी क्लियर हो गया होगा। The service of the administrative officers is known as the civil service। जो सर्विस होती है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, जो एग्जाम पास होकर आईएएस वगैरह वगैरह जो पोस्ट पर काम करते हैं, इन सबको सिविल सर्विस कहते हैं। एट द सेंटर, दैट इज एट द यूनियन लेवल, एट द होल इंडिया लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर, द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन होते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स एज पर द constitution। And now coming to the next point, very important point, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को ऐसे आंधेधुंध चुना नहीं जाता है। देख लीजिए कितनी उम्र में चुनना होता है, उनका क्वालिफिकेशन क्या होता है,
उनके फंक्शंस और पावर्स क्या होते हैं। ओके, प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के नियम के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं इंडिया के, सबसे पावरफुल व्यक्ति। लेकिन फिर भी ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, ये फेडरल वर्ड जो है बड़ा खतरनाक है, ओके, ध्यान में लेना। जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो मेंशन नहीं किया है फेडरल वर्ड, लेकिन फिर भी जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है फेडरल गवर्नमेंट जब बनती है, इज गिवन टू द प्रेसिडेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही प्रेसिडेंट को ये पावर्स दी जाती है कि आपको ये अधिकार है, वो अधिकार है, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। Therefore, all the administration of the central government is carried out in the name of the president। ये वाक्य ध्यान में लेना, उनके नाम पर, प्रेसिडेंट के नाम पर सेंट्रल गवर्नमेंट की सभी सिग्नेचर, सभी सील वगैरह सब कुछ प्रेसिडेंट के नाम से होता है। सो ही इज द हेड ऑफ द नेशन, इसलिए उनको नेशन का हेड कहा जाता है। एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और सबसे पहला सिटीजन रिपब्लिक ऑफ इंडिया का उन्हें गिना जाता है। ओके, हम भी सिटीजन्स हैं, लेकिन सबसे पहला मेन सिटीजन रिपब्लिक ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट को गिना जाता है। इसलिए इनकी पोस्ट, इनके ऊपर लगने वाले आरोप इतनी आसानी से उनको सिद्ध नहीं किया जाता है। उसके लिए एक प्रोसेस है, वो इम्पीचमेंट की प्रोसेस हम बाद में पढ़ेंगे। क्वालिफिकेशन, अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई भी हमारे यहाँ पर कंट्री में रूल ही है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए कोई भी पोस्ट के लिए, एंड शुड बी 35 इयर्स ऑफ एज और अबव, और कम से कम 35 साल की उम्र होनी चाहिए या उससे ज्यादा। सेकंड, he should not be a salaried employee of the government or hold any office of profit। ये व्यक्ति जो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए चुना जाता है, ये किसी और गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए जिसको पगार मिल रही हो, और होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऐसी कोई ऑफिस में काम ना करता हो जहां पर उसको मुनाफा होता हो, फायदा होता हो या पैसे मिलते हो। सेकंड, then third is he should not be a member of any of the houses of the parliament और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सबसे महत्वपूर्ण है, वापस बोलता हूं, फर्स्ट पॉइंट है इसका क्वालिफिकेशन में सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सेकंड, मिनिमम एज लिमिट इज 35 और अबव। थर्ड, should not be the salaried employee of the government or hold any office of the profit। Then fourth point is he should not be a member of any of the houses of the parliament। पार्लियामेंट के हाउसेस में कोई भी एक मेंबर नहीं होना चाहिए, वो ना राज्यसभा का ना लोकसभा का, यहां तक कि किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली का भी मेंबर नहीं होना चाहिए। द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज इनडायरेक्टली कैरिड आउट बाय द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। याद रखना, प्रेसिडेंट को कैसे चुना जाता है, इनको हम वोट डालकर नहीं चुनकर लाते हैं, बल्कि हमने चुने हुए जो लोकसभा के मेंबर्स है, ओके, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो होता है ये उनके द्वारा इनडायरेक्टली, मतलब हमने जिनको चुना है वो प्रेसिडेंट को चुनते हैं, इनडायरेक्टली प्रोसेस हो गया बाय द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस। और राज्यसभा और लोकसभा के दोनों हाउसेस के मेंबर्स पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट को वोट डालकर चुनते हैं, हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते इसके लिए। एंड इवन द मेंबर्स इलेक्टेड टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ तक कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में, लोकसभा में नहीं, विधानसभा में भी स्टेट लेवल पर, जैसे गुजरात स्टेट है और गुजरात स्टेट के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, but your members are elected, they also put down or they cast their vote to select the president। A president is elected for a term of 5 years। president को भी बिल्कुल लोकसभा के मेंबर्स की तरह 5 साल के पीरियड के लिए चुना जाता है। एंड he or she लेडी भी हो सकती है, ओके, जैसे हमारी फॉर्मर, ओके, प्रेसिडेंट मिसेस पाटिल जो थी, ओके, प्रतिभा पाटिल, उन्हीं की तरह यहां पर भी जो कैंडिडेट होगा वो मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है। ही कैन कंटेस्ट द इलेक्शन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म, और उनका पीरियड खत्म होने के बाद, प्रेसिडेंट की पोस्ट 5 साल पूरी हो गई, उसके बाद वो वापस उस पोस्ट के लिए, इलेक्शन के लिए अपना नाम लिखवा सकते हैं, ठीक है, वापस चुने जा सकते हैं या नहीं भी चुन सकते हैं।
व्हेन द प्रेसिडेंट इज इन पावर, जब प्रेसिडेंट पावर में होता है, उनके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीदर क्रिमिनल केस कैन बी फ्रेम्ड अगेंस्ट हिम, उनके ऊपर ना कोई क्रिमिनल की केस लागू होगी, ओके, डायरेक्टली लागू नहीं होती है, नॉर एन ऑर्डर ऑफ अरेस्ट, और ना ही उन्हें अरेस्ट करने का ऑर्डर निकाला जा सकता है, और इंप्रूवमेंट कैन बी इश्यूड, या तो फिर कोई भी इंप्रूवमेंट्स उनके पोस्ट के अंदर जो भी इंप्रूवमेंट्स करनी है उसमें कोई फेरफार डायरेक्टली नहीं किए जा सकते हैं, या उनके खिलाफ कोई भी इस तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती। फंक्शंस एंड पावर्स, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उनकी पावर्स क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से समझना, he appoints the leader of the party who has gained majority in the general elections as the prime minister। प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को प्रेसिडेंट उस पार्टी के मेंबर को लीडर बनाते हैं, ओके। प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट जो होती है उस मेजॉरिटी में बहुमत सिद्ध होने के बाद जो पार्टी चुनकर आती है उस पार्टी का एक लीडर बनाया जाता है, ओके, और तब जाकर उस व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर अपॉइंटमेंट देने का काम प्रेसिडेंट करते हैं। देन विद द कंसल्टेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की सहायता से या उनकी मदद से जो आगे की कार्रवाई है वो कैसे होती है। विद द कंसल्टेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट्स द अदर मिनिस्टर्स ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट के बाकी मिनिस्टर्स का भी पोस्ट जो है वो उन्हीं के हाथों से भरा जाता है। देन थर्ड, he administers the oath and distributes the portfolios to the ministers। जो भी कस्में खाई जाती है कि मैं संविधान के नियम के अनुसार ये करूंगा वो करूंगा, शपथ लेकर ये कहता हो, ये जो ओथ की प्रोसेस है इसका देखने का काम, एडमिनिस्ट्रेशन का काम प्रेसिडेंट का होता है। और साथ में उनके हाथों में पोर्टफोलियोज, पोर्टफोलियोज क्या होता है, उनको कौन कौन सा काम करना चाहिए, उन्हें कौन सी कामगिरी उनके हाथों में सौंपी जाती है, उनकी अलग अलग पोस्ट कौन सी होगी। जैसे कोई इकोनॉमिकल मिनिस्टर बनता है, कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनता है, कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं, कोई स्पेस सेंटर को देखने वाले मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं। तो ये जो होता है ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम पोर्टफोलियोज का मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट करता है। देन नेक्स्ट, as long as the cabinet enjoys the support of the majority members of the Lok Sabha, लोक सभा के अंदर जब तक जो मेंबर्स हम चुनकर लाते हैं, व्हाट योर मेंबर्स वी हैव सिलेक्टेड, द कैबिनेट एंजॉयज, जब तक वो कैबिनेट के मेंबर्स एंजॉय करते हैं और उनका सपोर्ट रहता है मेजॉरिटी मेंबर्स के लिए लोकसभा में, द प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द कैबिनेट, प्रेसिडेंट कैबिनेट को डिसॉल्व नहीं कर सकता है या उनको बर्खास्त नहीं कर सकता है। जब तक वो एंजॉय कर रहे हैं तब तक प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट पर रहकर काम करता है। एंजॉय करना मतलब मजे लेना नहीं, एंजॉय मीन्स दे आर इलेक्टेड एंड दे आर वर्किंग फॉर द नेशन। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ द कंट्री, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, प्रेसिडेंट के हाथों में हमारे कंट्री की डिफेंस की फोर्सेस की जो सत्ता है उसके वो अधिकारी होते हैं, हेड होते हैं, इसलिए सब कुछ वो देखेंगे कि क्या होगा और क्या नहीं होगा फोर्सेस में, डिफेंस के अंदर कौन से क्या लाए जाने चाहिए, कैसे फोर्सेस बननी चाहिए, एयरफोर्स से लेकर आर्मी से लेकर मिलिट्री फोर्सेस के ऊपर पूरा कब्जा या काबू प्रेसिडेंट के हाथों में यस होता है। द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिक्लेयर द वॉर, याद रखना, प्रेसिडेंट चाहे तो वॉर को डिक्लेयर कर सकते हैं, ओके, कोई भी प्रकार के वॉर की जो सूचना होती है वो डिक्लेयर करने का काम प्रेसिडेंट करता है। सेकंड, सीज द वॉर आल्सो, वॉर को बंद करने की भी ऑर्डर्स उनके द्वारा निकाली जाती है, और कंक्लूड द ट्रीटीज विद अदर कंट्रीज, या दूसरे कंट्रीज के साथ जो भी समझौता है उसके ऊपर दस्तखत करते हैं। सेकंड, he appoints the judges of the supreme court and high courts, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेसिडेंट के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस की और हाई कोर्ट के जजेस की यस अपॉइंटमेंट होती है। नेक्स्ट, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट की भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के हाथों से होती है। देन अटॉर्नी जनरल नाम की जो पोस्ट है वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा। देन कंट्रोलर एंड ऑडिटरी जनरल, ये सब के सब लगभग स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के मेन मुख्य काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, ओके। जस्ट चेक व्हाट इज डन बाय द अटॉर्नी जनरल, क्या काम करते हैं, और कंट्रोलर
और ऑडिटरी जनरल के काम क्या होते हैं, एक बार सर्च करना, आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। He appoints the head of the defense forces. डिफेंस फोर्सेस के जो मेन मुख्य हेड होते हैं, ओके, जो पूरे कंट्री को फोर्सेस को संभालने का काम करता है, उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। Then he appoints the chairman of the Union Public Service Commission. याद रखना ये बात, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम जो होती है और उसके लिए जो चुना जाने वाला आईएएस ऑफिसर होता है, तो इनको चुनने के लिए एक चेयरमैन होना जरूरी है। एंड देयरफॉर ही अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड इवन द एम्बेसडर्स टू वेरियस नेशंस। और अलग अलग कंट्रीज में हमारे देशदूत जो होते हैं ना, हमारे देश के जो मुख्य व्यक्ति होते हैं, जो वहां पर सलाहकार की तरह हमारे लिए काम करते हैं, अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं, तो वो एम्बेसडर्स होते हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वहां पर मौजूद रहते हैं। Thus, vast authorized executive and administrative powers are vested in the president. इसलिए प्रेसिडेंट के हाथों में बहुत बड़ी अथॉरिटी होती है, एग्जीक्यूटिव्स, ओके, अथोराइज एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी उनके हाथों में सौंपी जाती है। वेस्टेड मींस गिवन, प्रोवाइडेड। ही कैन ग्रांट द पार्डन, वो चाहे तो किसी आरोपी को, ओके, माफी दिलवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोर्ट में से वो वैसा ऑर्डर आना चाहिए। He can grant the pardon, माफी दिलाना मतलब उनकी सजा कम करवा सकते हैं अगर उनके सामने वो दरखास्त जाती है तो। और reduce the sentence of any convicted person, किसी पर आरोप लगाए, उसको फांसी की सजा सुनाई जा रही है लेकिन उसकी इच्छा नहीं है मरने की, और उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया है, तो प्रेसिडेंट चाहे तो उस व्यक्ति की सजा उम्र कैद की सजा में या कोई और सजा में कन्वर्ट कर सकता है। और कैन पोस्टपोन इट्स इम्प्लीमेंटेशन, या तो फिर कोई तारीख निश्चित हो गई है किसी चीज के लिए, ओके, तो उस तारीख को बाद में पोस्टपोन करके उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। और कैन चेंज द नेचर ऑफ द पनिशमेंट, या तो फिर जो पनिशमेंट दी है वो चेंज करने का काम भी प्रेसिडेंट कर सकते हैं। फांसी की सजा सुनाई गई है लेकिन वो चाहते हैं कि फांसी नहीं होनी चाहिए, उम्र कैद होनी चाहिए, या फिर उल्टा भी हो सकता है, उम्र कैद नहीं होनी चाहिए, ऐसे आदमी को तो फांसी पे लटका दीजिए, तो वो पनिशमेंट चेंज कर सकते हैं। Therefore, he summons the sessions of both the houses of the parliament. इसलिए वो इस मामले पर चर्चा करने के लिए दोनों हाउसेस पार्लियामेंट के, राज्यसभा एंड लोकसभा के मीटिंग्स को बुलाकर एक साथ में बुला सकते हैं, एंड प्रोरोगस देम, और उनको संबोधित करने का काम, उनके सामने अपनी आइडियाज को पेश करने का काम वो कर सकते हैं। He can even dissolve the लोकसभा, वो चाहे तो लोकसभा को बर्खास्त कर सकते, डिसॉल्व कर सकते हैं। If the president is satisfied that the security of India, और अगर प्रेसिडेंट इस मामले को लेकर सेटिस्फाइड है, ओके, कि जो इंडिया की सिक्योरिटी है, या फिर और एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इज थ्रेटन्ड बाय अ वॉर, और अगर उन्हें लगता है कि कोई भी हिस्सा जो है कंट्री का, कोई भी स्टेट, कोई भी पार्ट, एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी, इंडिया का कोई भी टेरिटरी इज थ्रेटन, उसके ऊपर बहुत बड़ा संकट आ रहा है वॉर की वजह से, या फिर और एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहर से कोई बार बार तनाव खड़ा कर रहा है, बार बार हैरानगी कर रहा है, और आर्म्ड रिबेलियन, या तो फिर किसी ना किसी प्रकार के हथियार से कोई ना कोई बदले की भावना से लड़ने की कोशिश कर रहा है, एट दैट टाइम he can declare a state of emergency for the whole of India. तो पूरे कंट्री को वो इमरजेंसी के कंडीशंस में डिक्लेयर कर सकते हैं, और एनी ऑफ इट्स पार्ट्स आल्सो, या तो फिर एक विशेष प्रकार के हिस्से को रेड अलर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। देन along with that, the declaration of emergency cannot be challenged in the court. इस लाइन को ध्यान से पढ़िए वापस एक जन, सब जन। अगर पढ़ लिया है तो फिर इसको ध्यान से समझना, ओके। क्या लिखा हुआ है? द डिक्लेरेशन, जो एक बार प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी अगर डिक्लेयर कर दी तो इसे आप किसी भी कोर्ट में जाकर चैलेंज नहीं कर सकते,
इसके विरोध में नहीं जा सकते, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो नेक्स्ट, based on the report of the government, the president can declare constitutional emergency in the state or in that state. कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करने का अधिकार भी किस आधार पर? बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर। गवर्नर ने कोई रिपोर्ट दी है कि किसी स्टेट के अंदर ओके कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लागू कर दीजिए, तो प्रेसिडेंट पूरा डिटेल निकालने के बाद या पूरी डिटेल्स निकालने के बाद उस स्टेट को या पूरे कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। ही कैन एस्टैब्लिश प्रेसिडेंट रूल, वो चाहे तो प्रेसिडेंट का एक नया नियम बना सकते हैं, लेकिन क्या करने के बाद? बाय डिसॉल्विंग द स्टेट कैबिनेट मिनिस्ट्री। प्रेसिडेंट का रूल लागू कर देंगे और उस राज्य में स्टेट की कैबिनेट मिनिस्ट्री को डिसॉल्व कर देंगे। स्टेट कैबिनेट मिनिस्ट्री को डिसॉल्व कर देंगे, वहां पर बहुमत सिद्ध नहीं होता है तो प्रेसिडेंट का रूल लागू हो जाता है। वो चाहे तो कभी भी प्रेसिडेंट रूल लागू कर सकते हैं अगर वो ऐसा समझते कि किसी स्टेट में बखेड़े खड़े हो रहे हैं और अच्छे से उस स्टेट को चलाया नहीं जा रहा है। In case of financial emergency, the president can reduce the salaries of all the government officials, including the judges of the Supreme Court and the High Court. बहुत important points है ये सब। अगर आर्थिक परिस्थिति हमारी बिगड़ गई है, पूरे कंट्री की आर्थिक परिस्थिति, इकोनॉमिकल कंडीशंस डगमगा गई है, तो उससे फिनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करके ओके फिनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करके प्रेसिडेंट सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल पर्संस की सैलरीज रिड्यूस कर सकते हैं या बंद भी करवा सकते हैं, देंगे लेकिन थोड़ा बहुत। यहां तक कि उसमें जजेस भी आ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट की भी जज की सैलरी कम हो जाएगी, सबके सब। दो द प्रेसिडेंट हैज वास्ट एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, भले ही, अब ये सेंटेंस ध्यान से समझना, भले ही प्रेसिडेंट के हाथों में इतनी बड़ी सत्ता होती है, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स भी होते हैं, एंड दो ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी कंसिडर्ड ओके इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट ओनली, भले ही ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे माना जाता है कि प्रेसिडेंट के हाथों से ही होता है, ओके सिर्फ प्रेसिडेंट के हाथों से, एंड डन इन हिज नेम ओनली, और उनके नाम के अड़े या उनके नाम के आड़ ये सब कुछ साइन करके काम चलता है। सच में अगर देखा जाए तो ये सब काम कौन संभालता है? इन रियलिटी द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंजॉय दीज पावर्स। एक्चुअली ये सब कुछ कौन करवाता है? प्राइम मिनिस्टर पहले डिसीजन लेते हैं अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, और डिसीजन प्रेसिडेंट के हाथों तक पहुंचाने के बाद उसके ऊपर उन्हें साइन करना ही होता है, जिनकी साइन की मदद से आगे कार्रवाई होती है। ये हो गया प्रेसिडेंट के बारे में डिटेल्स। एंड नाउ कमिंग टू द वाइस प्रेसिडेंट। सादा सिंपल है, प्रेसिडेंट अगर मौजूद नहीं है तो वो कामकाज वाइस प्रेसिडेंट संभालते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट उनके ना मौजूदगी में, एब्सेंस में, इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, इज कैरिड आउट बाय द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। सेम प्रेसिडेंट की तरह दोनों हाउसेस के मेंबर्स चुनते हैं। द टर्म पीरियड ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज ऑफ 5 years। कितना है? 5 साल के लिए चुना जाता है उन्हें। द वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। याद रखना ये बात, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। हमने ऊपर भी पढ़ा था ये, अगर आपको यस पिछले वीडियोस में ध्यान से देखकर समझ में आया होगा तो उसमें मैंने क्लियर मेंशन किया था, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चेयरमैन का काम करता है। द प्रेसिडेंट सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट। किसी हाल में अगर प्रेसिडेंट को उनकी पोस्ट पे से किसी कारण से हटाया जा रहा है या वो खुद हटना चाहते हैं या किसी कारण की वजह से हटना पड़ रहा है, ठीक है, तो उस पोस्ट का यानी कि प्रेसिडेंट जी का जो रेजिग्नेशन है वो वाइस प्रेसिडेंट के हाथों में सौंपा जाता है। ये होता है सिंपल एंड सोबर ड्यूटी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। एंड नाउ वी विल जंप नेक्स्ट इन द डिटेल्स अबाउट प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर के बाद हम स्टेट एग्जीक्यूटिव्स और वहां पर काम करने वाली गवर्नर के बारे में नेक्स्ट सेशन में काम करेंगे। ओके